नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल इंदु विद्या पर। दोस्तों, मैंने जैसे आप लोगों से वादा किया था कि आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले मतलब 2-3 दिन 4 दिन पहले मैं आप लोगों को सारा जो एनसीईआरटी का जो चैप्टर है, जैसे भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर है, यहाँ पर देख रहे हैं हेडिंग में, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर है, संसाधन और विकास है, वन्यजीव और संसाधन है, खनिज और ऊर्जा संसाधन है, विनिर्माण उद्योग है। इन सारे चैप्टर का आप लोगों का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिस जिस जो चैप्टर से जो क्वेश्चन बन सकता है, वो सारा क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी बुक से मैं निकाल करके लाया हूँ आप लोगों को। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप लोग के एग्ज़ाम में इधर से इसके अलावा आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला है। पढ़ने को तो बहुत चीज़ है, लेकिन मैं आपसे बोलता हूं कि इससे हिस्ट्री का बाहर से क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आएगा, या जो भी यहाँ पर मैं जो बताऊंगा वो सारा मैं निचोड़ आप लोगों को लेकर के आया हूं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। और अभी तक जिस बच्चे ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट में हम इसमें आप लोगों को करेंट अफेयर का भी क्वेश्चन बताएंगे, क्या क्या आप लोग को पढ़ना है वो सारा चीज़ हम इसमें बताने वाले हैं आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि बिहार में वर्तमान में कुल कितने रामसर स्थल है। ये क्वेश्चन इसलिए बना सकता है दोस्तों क्योंकि अभी बिहार में दो ऐसे रामसर स्थल है जिसको दो ऐसी जगह हैं जिसको रामसर स्थल घोषित किया गया है अभी वर्तमान में। ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो मैं ये सारा चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को। अभी वर्तमान में अगर पूछेगा कि बिहार में कितने रामसर स्थल हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग को 3, ठीक है। ये 3 रामसर स्थल है। 3 में से ये कौन कौन है? तो पहला रामसर स्थल था कांवर ताल झील, कांवर ताल झील, ठीक है। ये आप लोगों को कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? तो ये बेगूसराय में पड़ता है, बेगूसराय में पड़ता है। ये उत्तर बिहार का एक जिला है बेगूसराय, वहाँ पर पड़ता है। अभी 2 नए जोड़े गए हैं। पहला है कि नागी तथा नकटी, नागी, और तीसरा हो गया नकटी। ये दोनों पक्षी अभयारण्य है। ये कहाँ पर है? तो जमुई में है। ये आप लोग को ध्यान रखना है, ये दोनों जमुई में है। इसको रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है वर्तमान में, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन को घुमाकर किसी भी तरह पूछ सकता है कि 2024 में भारत में किन 2 रामसर स्थल को नया जोड़ा गया है, या अदरवाइज किसी भी तरह क्वेश्चन घुमा करके पूछेगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागा और नकटी। ये दोनों को शामिल किया गया है। ये आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, इसको पूछेगा ही पूछेगा दोस्तों, क्योंकि ये पूरे भारत में जानते हैं आप लोग, भारत में पहले इसके पहले 80 रामसर स्थल था। कुल कितने रामसर स्थल था? तो 80। हाँ, अभी हो गया है 82। और वो दोनों जो 2 इसमें जो बढ़ा है वो दोनों बिहार से ही जोड़ा गया है, ठीक है। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है, आप लोग को इससे क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। चलिए आप लोग इतना जान गए। अब तीसरा चीज़ आप लोग को जानना है, यहाँ पर एक मैंने मैप लगाया है, ये आप लोगों को देखना है, ठीक है। ये रामसर क्या है दोस्तों? ये रामसर देखिए, यहाँ पे आप लोग मैप में देख रहे होंगे कि ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये जगह है ईरान, ठीक है। इसका नाम है क्या? ईरान देश है। तो इस ईरान का एक शहर है रामसर। वो देख रहे हैं इधर में, ये जो ब्लू कलर का है ये कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर के तट पर ही एक जगह है रामसर, इसका नाम है रामसर। यहाँ पर 1971 में एक कन्वेंशन हुआ था, यहाँ पर एक बैठक हुआ था और उसमें डिसाइड किया गया था कि दुनिया के जितने भी जो दलदली क्षेत्र है, जैसे जो पानी से भरा रहता है, हाँ, ये जो रामसर जगह है ये पूरा पानी से भरा रहता है सालों भर दोस्तों, ठीक है। तो इसी जगह पे एक कन्वेंशन हुआ था और यहीं पे बैठक के कारण रामसर इसको स्थल घोषित करने का विश्व में ऐसा निश्चय किया गया, ठीक है। तो ये कब बैठक हुआ था ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये 1971 में बैठक हुआ था, ये आप लोग को ध्यान रखना है। उसी समय से रामसर स्थल का कॉन्सेप्ट जो है वो भारत में ये पूरे विश्व में आया, ठीक है। अब चलिए, अगर ये क्वेश्चन पूछ देता है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ पर है, अगर सबसे ज़्यादा रामसर स्थल पूछेगा तो इसका आंसर और
सबसे ज़्यादा और भारत में कितना है। तो ये इसका दोनों का आप लोग का जवाब देना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछता है दोस्तों तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपको यूके में, यूनाइटेड किंगडम, यानी कि जो इंग्लैंड जो देश है वहाँ पर सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है, ठीक है। और अगर भारत में पूछेगा कि भारत में टोटल कितना है तो यहाँ पे हो जाएगा 82। अभी वर्तमान का मैं बता रहा हूँ, पहले 80 ही था, अभी 2 गो जुड़ गया है इसमें, नागा और नकटी, ठीक है। तो इसके कारण अब कितना हो गया 82। इतना सारा चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। और ये रामसर स्थल कहाँ पर है, तो ये ईरान का एक शहर है, 1971 में यहाँ बैठक हुआ था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर पहले से पूछेगा कि बिहार में पहले से कौन सा था, तो ये कांवर ताल जो झील है ये 2020 में इसको जोड़ा गया था, 2020 में इसको रामसर स्थल घोषित किया गया था, 2024 में नागा नकटी को घोषित कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने कहां से कहां तक यात्रा किए थे, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपको पूछा भी गया था कब, बीपीएससी जो TRE 3.0 हुआ था, TRE 3.0, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। पूछा गया था कि कहां से कहां तक महात्मा गांधी ने यात्रा किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यू कैसल। न्यू कैसल दक्षिण अफ्रीका में एक जगह है, वहां से लेकर के ट्रांसवाल तक इन्होंने यात्रा किया था। जिस तरह से महात्मा गांधी भारत में यात्रा किया था, दांडी यात्रा, दांडी मार्च उसको बोला जाता है, या दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने किया था भारत में, उसी तरह दक्षिण अफ्रीका में भी महात्मा गांधी ने न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक की यात्रा किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। तो ये तो आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन फिर भी जान लीजिए, ये 1914 से लेकर के 1918 तक ये चला था, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। ये ध्यान रखना है। प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था, तो ये विंस्टन चर्चिल हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही आप लोग बता दीजिए कि द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था, तो यही विंस्टन चर्चिल ही था दोस्तों, विंस्टन चर्चिल ही था द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी। ये सोचिए किस तरह का निकम्मा प्रधानमंत्री था और कितना ये मनहूस था कि इसी के समय में ये दोनों विश्व युद्ध हुआ, ठीक है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। कहा जाता है दोस्तों कि अगर 1946 में प्रधानमंत्री यहाँ से हट गया था, उस समय जब हम लोग का देश आज़ाद होने के समय आया, तो 1946 में इसको हटा दिया गया था, और वहाँ पर जो इलेक्शन हुआ उसमें लेबर पार्टी की सरकार बन गई थी, और क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री उस समय बन गए थे भारत के, ठीक है। तो कहा जाता है कि अगर एटली प्रधानमंत्री नहीं बनते और यही चर्चिल प्रधानमंत्री फिर से चुना जाता, तो भारत आज़ाद 1947 में नहीं हुआ होता। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बनाता है ऐसा, ठीक है। तो कहा जाता है ऐसा कि अगर चर्चिल उस समय प्रधानमंत्री फिर से दोबारा चुन के आ जाता, तो ये भारत को आज़ाद होने नहीं देता दोस्तों, ठीक है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, इसका डेट आप लोग याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ये जो डेट है, डेट वाइज आप लोग याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में डेट वाइज पूछता है। नमक सत्याग्रह इसमें अरेंज करने के लिए दे देता है कि सबसे पहले इसमें कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था, ठीक है। तो ये डेट याद रख लिया। अगर नमक सत्याग्रह अगर पूछता है तो ये 12 मार्च 1930 को हुआ था, ये ध्यान रखना आप लोग को। इसके बाद गांधी इरविन समझौता 5 मार्च को हुआ था। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च को हुआ था, और भगत सिंह को फांसी हुआ, और उसके बाद कराची अधिवेशन 29 मार्च को हो रहा था। उसी में महात्मा गांधी जी भाग लेने जा रहे थे, हाँ, कराची में। तो इनको मुंबई दिल्ली के बाद ट्रेन में जैसे ही बैठे थे इनके साथ, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ, तो इनको काले झंडे दिखाए गए थे, और इनका महात्मा गांधी का बहुत विरोध हुआ था वहाँ पे कराची अधिवेशन में, ठीक है दोस्तों। क्या विरोध हुआ था, क्योंकि इन पर आरोप लग रहा था कि अगर ये चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे, ठीक है। भगत सिंह को बचाए नहीं, इसीलिए इनको काले झंडे दिखाए गए थे पंजाब में। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, इसको डेट वाइज आप लोग एकदम याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग को
आप लोगों को परीक्षा में उधर से सफल होके आना है दोस्तों, और उसी टाइप का मैं क्वेश्चन यहाँ पर लेकर के आया हूँ। और आप लोग जैसे ही परीक्षा से निकलेंगे तब आप लोग को मालूम चलेगा कि सर जो बोल रहे थे वो सटीक बात बोल रहे थे। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर ये देख लिए, आगे आप लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाला है, तो इसलिए वीडियो में आप लोग पूरा बने रहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट क्यों कहा गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ देता है। हाँ, भर्ती करने वाला सार्जेंट इनको क्यों कहा गया था, क्योंकि आप लोग जानते हैं ना कि 9 मार्च बोल रहे हैं, 9 जनवरी 1915 को जब महात्मा गांधी भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से, तो 9 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है दोस्तों, ये प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, क्योंकि इस दिन ये मेहमान बन के यहाँ पे भारत में आए थे महात्मा गांधी, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस उस दिन मनाया जाता है, किस दिन, 9 जनवरी को। ठीक है, तो जब महात्मा गांधी आए उस समय क्या चल रहा था दोस्तों, 1914 से 18 तक आप लोगों को मालूम है ना कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, 14 से लेकर के 1918 के बीच में, और ये 15 में आए थे, तो यानी कि उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। जैसे ही महात्मा गांधी आए तो इनको पहले तो बोला जाता कि केसरे हिंद की उपाधि दिया गया था। कौन सा उपाधि, केसरे हिंद की उपाधि दिया गया था इनको। तो केसरे हिंद का उपाधि पूछ देता है कि महात्मा गांधी को कब दिया गया था, तो उसमें ऑप्शन में देता है प्रथम विश्व युद्ध के समय, प्रथम विश्व युद्ध के समय, तो वो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध ही तो चल रहा था ना, तो इसका आंसर आप लोग यही लगाइएगा, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, इनको केसरे हिंद दे दिया गया। हाँ, महात्मा गांधी ने तुरंत अंग्रेजों को सहयोग देने का निश्चय कर लिया। हाँ, और जो सैनिक थे उनमें सैनिकों को जबरन भर्ती कराने लगे महात्मा गांधी, बोले कि हम लोगों को अंग्रेजों को सहायता देना है, प्रथम विश्व युद्ध में मतलब इंग्लैंड को हम लोगों को जिताना है, इसीलिए ये जबरन भर्ती कराया जा रहा था दोस्तों। कैसे भर्ती, जबरन भर्ती, ये एनसीईआरटी बुक में क्लियर लिखा हुआ है कि जबरन भर्ती कराया जा रहा था। ठीक है, तो इसीलिए महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया। तो किस में भर्ती करा रहे थे, प्रथम विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए सैनिक भर्ती करवा रहे थे, सैनिक भर्ती, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए, इसका तो आंसर आप लोगों को मिल गया, ये 9 जनवरी को आए थे, 9 जनवरी 1915 को आए थे। जैसे ही 15 को आए इनको केसरे हिंद की उपाधि दिया गया था। इस तरह से रिलेट करके आप लोग पढ़िएगा तो कभी भूलिएगा नहीं दोस्तों। भारत आने पर महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो केसर ए हिंद की उपाधि, ये बहुत बड़ी उपाधि हुआ करती थी दोस्तों। आज के पहले मतलब महात्मा गांधी को इस उपाधि देने से पहले यह उपाधि जानते हैं किसको दिया जाता था, जो इंग्लैंड का, जो ब्रिटेन का महाराजा हुआ करता था, महाराजा और महारानी को ये उपाधि दिया जाता था दोस्तों। महाराजा और महारानी को ये उपाधि दिया जाता था। तो सोचिए कितना बड़ा उपाधि था, वो उपाधि महात्मा गांधी को भारत आते ही दे दिया गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ देता है कि महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो यही शैतान था। कौन शैतान जो था दोस्तों, जिसके समय में ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, विंस्टन चर्चिल। ये काफ़ी खतरनाक आदमी था दोस्तों, विंस्टन चर्चिल। ये महात्मा गांधी को क्या क्या नहीं कहा था चर्चिल, इनको ये भी कह दिया था कि ये देशद्रोही फकीर है। ये बात इसी ने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने ही कहा था। हाँ, महात्मा गांधी को और क्या कहा जाता है, राष्ट्रपिता कहा जाता है। ये किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था महात्मा गांधी को
क्या, राष्ट्रपिता। ये कहाँ से कहे थे दोस्तों? तो ये सिंगापुर से जब रेडियो पर अनाउंस कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस, उसी समय महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारे थे। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आंसर हो गया। अगर पूछता है कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था, इनका तो नाम था करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, तो इनको महात्मा किसने कह दिया था? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। हालांकि दोनों के विचार अलग अलग थे दोस्तों। टैगोर का रविंद्रनाथ टैगोर का विचार और महात्मा गांधी के विचार अलग अलग थे। एक बार इनके बीच में तो खींचातानी भी हो चुका था बात को लेकर के, क्योंकि देखिए असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय। महात्मा गांधी ने कहा था कि विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाए। हाँ, मतलब कि जो विदेशी कपड़े हैं वो अंग्रेजों को, ब्रिटेन का प्रतीक है, इसको जला दिया जाए। तो इस पर रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि आप क्या कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये निष्ठुर बर्बादी का संकेत देता है ऐसा कहना। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के जो विचार थे वो अलग अलग थे, लेकिन फिर भी इन्होंने महात्मा कह के महात्मा गांधी को पुकारा था। ठीक है, चलिए, वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था महात्मा गांधी को? वन मैन बाउंड्री फोर्स ये लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। इसका यहाँ पर मैं इसको काट देता हूँ दोस्तों। ठीक है, हाँ, वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने इनको कहा था। आप लोगों को मालूम है ना कि बेटन आया था तभी भारत में आज़ादी का ये किया गया। हाँ, तो लॉर्ड माउंटबेटन जब 1946 में आया था यहाँ पर, तो भारत का गवर्नर जनरल बन करके, तो उसी समय महात्मा गांधी को इसने ये उपाधि दिया था। कहा था कि महात्मा गांधी अकेले, उस समय जानते हैं एक घटना हुआ था बंगाल में। ठीक है, तो बंगाल में घटना हुआ था तो महात्मा गांधी वहाँ पर चले गए थे और अकेले जाकर के सड़कों पर, जहाँ हिंदू मुस्लिम राइट हो गया था दोस्तों, और उस सड़कों पर जाकर के महात्मा गांधी अकेले पुकार रहे थे कि ये सब बंद करो, हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई हैं, ये एक दूसरे को काटना तुम लोग बंद करो। तो इसी पर माउंटबेटन ने कहा था कि महात्मा गांधी अकेले एक बाउंड्री फोर्स है। हाँ, कि अकेले कहीं भी चले जाएंगे तो वहाँ पे जो अशांति है उसको शांत कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी पे इतना ध्यान रखिए। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को ध्यान रहेगा। चलिए, इनको मलंग बाबा भी कहा जाता था। ये मलंग बाबा कौन कहते थे इनको? कबायलियों ने इनको कहा था मलंग बाबा। ये कबायली कौन थे दोस्तों? तो कबायली ये पठान हुआ करते थे। ठीक है, आप लोगों को ध्यान होगा कि जब देश का बंटवारा हुआ था 1947 में, तो कश्मीर आज़ाद नहीं हुआ था दोस्तों। उस समय कश्मीर जो था वो जो एक्सेशन था हम लोग का, जो डॉक्यूमेंट्री था उस पर साइन नहीं किया था। तो पाकिस्तान उधर से कश्मीर पर अटैक कर दिया था दोस्तों। और उसका बहुत सारा अभी है, आप लोग देखते हैं कि एलओसी जो कहा जाता है। हाँ, तो जो पाकिस्तान अधिकृत पीओके है, सॉरी एलओसी मैं बोल रहा हूँ, पीओके जो है, तो पीओके जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, तो वो उधर से वो घुसते आ गए थे। तो वो जो पठान हुआ करते थे और वो कबायली के रूप में यहाँ पर आकर के वही उनको ट्रेनिंग दिया जाता था, और ट्रेनिंग दे करके सैनिक का ट्रेनिंग दिया गया, और वो आकर के मतलब लड़ते हुए यहाँ पर आ गए थे। इतना सारा जमीन जो है कश्मीर का एक्वायर कर लिए थे, तो उन्हीं को कबायली कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, इतना लमसम में ध्यान रखिए आप लोग। हाँ, मैं थोड़ा सा बता दिया कि आप लोगों को ध्यान रहेगा। कबायली उन्हीं को कहा जाता है। उन्होंने ही महात्मा गांधी को क्या कहा था? मलंग बाबा। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, इन सारे का आपको आंसर मिल गया। चलिए, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को देखना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते जाइए। जैसे ही आगे बढ़ते जाइएगा वैसे आप लोगों को क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी? बताइए, भारत में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एक मिनट दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा
हाँ, ये वाला क्वेश्चन है। शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये आप लोगों को तो मालूम है कि चंपारण से शुरुआत हुआ था। चंपारण से ये महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत किया था। ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये बिहार में पड़ता है, चंपारण। ये कब शुरू किए थे? 1917 में। अभी मैं एक क्वेश्चन देख रहा था, पूछा हुआ क्वेश्चन बीपीएससी में ये पूछ दिया था, ये चंपारण सत्याग्रह का इनडायरेक्टली पूछता है दोस्तों। ये पूछ दिया था कि जो महात्मा गांधी की स्वतंत्रता का शुरुआत, जो स्वतंत्रता का न्याय है, वो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के रूप में कहाँ से शुरू किया। देखिए क्वेश्चन को किस किस तरह से घुमा घुमा करके पूछता है, तो एग्जामिनर का दिमाग में क्या आ जाएगा कोई जानता नहीं है दोस्तों, और किस तरह से वो क्वेश्चन बनाएगा। इसलिए आप लोग कभी भी होगा तो चंपारण ही मारिए, ठीक है। चलिए, ये हो गया आप लोगों को। यहाँ भी बहुत सारा चीज़ अभी आप लोगों को जानने के लिए मिलेगा। इसमें तो आप लोगों को मैं पढ़ाया हुआ हूँ कि राजकुमार शुक्ल जो किसान नेता थे, उन्होंने महात्मा गांधी को इनवाइट किया था कि आप चंपारण आइए, और यहाँ जो किसान नील की खेती करता है उसकी हालत जो है वो दयनीय है। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा ज़मीन पर नील की खेती करना पड़ता है, और नील की खेती करने से ज़मीन जो है वो बंजर हो जाता है। वो अगले 2-3 साल तक उस ज़मीन पर कुछ होता नहीं है, और ये जबरन खेती कराया जा रहा है, और इसका जो मुआवजा है किसानों को मिलता नहीं है। बहुत सारा कारण था, इसीलिए इसको 3 कट्ठिया पद्धति कहा जाता था। 3 कट्ठिया पद्धति, ठीक है। तो किसी भी तरह क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग इसका जवाब चंपारण सत्याग्रह मार के आना है, ठीक है। चलिए, अब चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने कौन सी पद्धति अपनाई थी, सत्याग्रह कैसे महात्मा गांधी ने किया था, ये बताना है आप लोगों को। तो इसमें महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा का पालन किया था, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पे हो जाएगा सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा आप लोगों से कहा जाएगा तो आप लोग सोचेंगे कि 1930 में महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। लेकिन नहीं, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा का मतलब, सविनय अवज्ञा तो 1930 में महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था, लेकिन चंपारण सत्याग्रह भी अगर सत्याग्रह का स्वरूप पूछेगा कि किस तरह का स्वरूप था, तो सविनय अवज्ञा था दोस्तों। क्यों? क्योंकि सविनय अवज्ञा का मतलब होता है कि हम आपकी बातों को अवहेलना करेंगे। हाँ, तो इस बीपीएससी ने पूछ डाला है इस चीज को, ठीक है। तो ये सविनय अवज्ञा क्या था? तो एक बात से आप लोग समझ लीजिए, महात्मा गांधी को जब चंपारण आए थे तो उनको गिरफ्तार किया गया था। तो गिरफ्तार किया गया था तो महात्मा गांधी के ऊपर 100 रुपये का जुर्माना लगाया गया था दोस्तों। तो जब जज के सामने महात्मा गांधी का पेश हुआ था, तो जज ने बोला कि आपके ऊपर 100 रुपये का जुर्माना है, आप इसको भरिए। हाँ, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे ऊपर 100 रुपये का दंड दिया गया है, लेकिन मैं इसको नहीं जमा करूँगा, आपको जो करना है कीजिए। इसी तरह महात्मा गांधी ने सविनय मतलब विनयपूर्वक कह दिया था कि हम इसको जमा नहीं करेंगे। तो इसी को सविनय अवज्ञा कहा जाता है। हाँ, और वहाँ पर किसानों को महात्मा गांधी ने निर्देश दिया था कि अब हम लोग 3 कट्ठा जो खेती है, ये नील की खेती, ये हम लोग नहीं करेंगे। ऐसे सविनय नहीं करेंगे, मतलब मार झगड़ा नहीं करेंगे, हम लोग विनय पूर्वक इसको नहीं करेंगे, इसीलिए इसको सविनय कहा गया, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बनाता है इस तरह से बीपीएससी। भारत में महात्मा गांधी का दूसरा सत्याग्रह कौन था, ये बताना है आप लोग को। तो दूसरा सत्याग्रह यहाँ से चले गए थे महात्मा गांधी खेड़ा में। ये खेड़ा सत्याग्रह उनका हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। खेड़ा कहाँ पर है दोस्तों? तो ये आपको गुजरात में है, गुजरात में है, ठीक है। ये भी किसान आंदोलन ही था, ये 1918 में हुआ था, ठीक है। महात्मा गांधी ने 17 में चंपारण हुआ, अगले साल 18 में आपको खेड़ा सत्याग्रह हुआ। ये महात्मा गांधी का दूसरा सत्याग्रह था, ये भी ध्यान रखना है आप लोग को, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत, इसलिए हम लोग इसको देख लेते हैं सारा क्वेश्चन। चलिए, यहाँ पर नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किस आंदोलन में किया था। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा हुआ है, बीपीएससी ने ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भूख हड़ताल कब किए थे महात्मा गांधी। तो ये देखिए, खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी का हुआ, उसके बाद पहला तो हो गया, देखिए यहाँ पर नोट कर लीजिए, चंपारण।
चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ। ठीक है, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ, इसका क्रम भी पूछ सकता है, ये 1918 में हुआ। उसके बाद आपको अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह हुआ था, ये भी 1918 में ही हुआ था। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये कब हुआ था? 1918 में ही। कौन सा? अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह, मिल मजदूर सत्याग्रह, ये ऑप्शन में रहेगा आप लोगों को दोस्तों। ठीक है, ये 1918 में हुआ था, महात्मा गांधी जी ने किया था इसको। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल करना शुरू कर दिया। भूख हड़ताल को अपना हथियार बनाया था कि अगर आप मेरी बात को नहीं मानते हैं तो हम लोग भूखे सड़क पे मर जाएंगे, ऐसा इन्होंने इस आंदोलन में अपनाया था, भूख हड़ताल, और हड़ताल भी किए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों को जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन कौन सा? ये भी बीपीएससी ने पूछ दिया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए आप लोग। राष्ट्रव्यापी यानी जन, इसको राष्ट्रव्यापी को जन आंदोलन भी कहा जा सकता है, जन आंदोलन, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जन आंदोलन कौन सा था महात्मा गांधी का? तो ये रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में जो महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह स्टार्ट किया था, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में। हाँ, इसमें बहुत सारे बच्चे असहयोग आंदोलन मार के आ जाते हैं कि महात्मा गांधी का सबसे पहले जन आंदोलन जो था वो असहयोग आंदोलन था, लेकिन नहीं, असहयोग आंदोलन से महात्मा गांधी उससे पहले रॉलेट एक्ट सत्याग्रह किए थे, सत्याग्रह किए थे महात्मा गांधी ने। ये सत्याग्रह के बारे में बहुत सारे बच्चे जानते नहीं हैं दोस्तों, क्योंकि सीधा अहमदाबाद मिल मजदूर के बाद असहयोग आंदोलन पढ़ने लगते हैं, और बुक में भी ऐसा ही लिखा गया है। ये रॉलेट सत्याग्रह वाला बुक में आप लोगों को नहीं मिलता है दोस्तों। ठीक है, ये जो बीपीएससी जो फेस कर रहा है बच्चा, वो आप लोगों को बता देगा कि उसका सही आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। ठीक है, इन्होंने जन आंदोलन, इनका पहला यही था। और इसका एक और ये है दोस्तों रॉलेट एक्ट का, कि ये महात्मा गांधी का फेलियर हो गया था। ये असहयोग, ये रॉलेट एक्ट सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला असफल आंदोलन था, असफल आंदोलन था। ये कब किए थे महात्मा गांधी? तो ये 1919 में किए थे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ये असफल आंदोलन था। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह को काला कानून क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि देखिए रॉलेट एक्ट में बिना अपील, बिना दलील, हाँ, और बिना वकील के आपको 2 साल तक, सोचिए 2 साल तक ये लोग कैद में रखते थे दोस्तों। कैद में रखने का प्रावधान था इसमें, कैद में रखने का प्रावधान किया गया था इसमें। ठीक है, यानी कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आप इसमें कोई आपके ऊपर एफआईआर भी नहीं है, आपको शक की दृष्टि पर अगर अंग्रेजों को लग गया कि आप कुछ गलत करने वाले हैं, या वो लोग शक कर लिए, तो शक के आधार पर ही आपको 2 साल तक अंदर जेल में रख सकते हैं वो लोग। तो सोचिए, काला कानून नहीं है तो क्या है दोस्तों? ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, इसीलिए इसको काला कानून कहा जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पर देख लीजिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी कौन था? बताइए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये था जनरल डायर। ये हुआ क्या था कि 1919 में ये जो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह आया था दोस्तों, रॉलेट एक्ट जो कानून आया था, इसी कानून के विरोध में जो अमृतसर पंजाब में जो जालियांवाला बाग है, उसी बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। उस दिन बैसाखी का दिन था दोस्तों। पंजाब में एक महत्वपूर्ण त्यौहार मनाया जाता है, बैसाखी।
हाँ, इसी दिन वो लोग भांगड़ा डांस भी करते हैं दोस्तों। बैसाखी आप लोग देखे होंगे टीवी पर। हाँ, बैसाखी का दिन था और उसी दिन उस जालियांवाला बाग में बहुत सारे बच्चे भी, औरतें भी, सब लोग इकट्ठा हुए थे। वहाँ पर गिरफ्तार किया गया था। इसी जो काला कानून है, काला कानून के तहत किसको गिरफ्तार किया गया था? हम बोले थे ना कि इसमें 2 साल की सज़ा हो जाती है, किसी को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। तो सैफुद्दीन किचलू और सतपाल को इसमें गिरफ्तार किया गया था दोस्तों। ठीक है, उसी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे। हाँ, उसी भीड़ पर ये जो जनरल डायर है हत्यारा, इसने क्या किया कि गोली चलाने का आदेश दे दिया दोस्तों। हाँ, गोली चलाने का आदेश दे दिया और उसके जो बाउंड्री था वो पूरी तरह से पैक था दोस्तों। मतलब जो निकलने का रास्ता था वो बहुत पतला था, लोग वहाँ से भाग नहीं पाए और सारे लोग वहाँ पर मारे गए, मतलब बहुत सारे लोग मारे गए दोस्तों। ठीक है, तो ये जनरल डायर था हत्यारा। और इस जनरल डायर पर एक कमीशन में बैठा था, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच के लिए हंटर आयोग गठित किया गया था। उस हंटर आयोग ने जानते हैं क्या किया? ये हंटर आयोग गठन किया गया था इसकी जांच के लिए। ठीक है, ये हंटर आयोग ने इसको बाइज्जत बरी कर दिया दोस्तों। इसने बोला कि इसने सही काम किया था। हाँ, इसको थोड़ा बहुत दंड दिया गया, मतलब कि इसको खाली नौकरी से निकाला गया। बताइए, इतना लोगों का हत्यारा को केवल नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, यही इसका दंड था। बताइए, ठीक है। तो चलिए, इस तरह से हो गया आप लोग का। जालियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? तो ये 13 अप्रैल, ये डेट आप लोग मत भूलिएगा, ये डेट सहित आप लोग को पूछेगा। 13 अप्रैल 1919 के दिन की ये घटना है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का पहला असफल आंदोलन कौन सा था? तो असफल, अगर मैंने अभी आप लोग को बताया कि ये रॉलेट एक्ट सत्याग्रह था। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह था जो असफल हो गया था महात्मा गांधी का, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे है कि खिलाफत कमेटी का गठन किसने किया था? खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। हाँ, ये कहाँ पर किया गया था ये पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए, खिलाफत जो कमेटी है इसका गठन मुंबई में किया गया था। ये आप लोग ध्यान रखिए, कहाँ पर? तो ये मुंबई में दोस्तों। और इसके जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता तो अली बंधु थे। अली बंधु, ये 2 भाई थे दोस्तों, अली बंधु। पहला इनका नाम था शौकत अली और दूसरे का नाम था मोहम्मद अली। ये दोनों भाई थे, यही महत्वपूर्ण नेता थे किसके? जो खिलाफत कमेटी था। ठीक है, इनके ही प्रयास से महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को एक कर पाए थे। ठीक है, दोनों को मिला दिए थे दोस्तों। ये शौकत अली वही है दोस्तों जिन्होंने 1 अगस्त को जब असहयोग आंदोलन शुरू हो रहा था, उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। ये तिलक बहुत बड़े आदमी थे दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक ये बहुत बड़े जो गर्मपंथी नेता थे वो थे। गर्मपंथी नेता में सबसे महत्वपूर्ण यही थे दोस्तों। ठीक है, इन्हीं की मृत्यु असहयोग आंदोलन के दिन ही हो गया था। हाँ, तो इनका जो अर्थी था, उस अर्थी में शौकत अली ने कांधा दिया था दोस्तों। इनके मतलब 100 यात्रा में शामिल हुए थे। तो ये क्वेश्चन पूछा था दोस्तों बीपीएससी में कि किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी में कांधा दिया था दोस्तों। तो यही शौकत अली थे। हाँ, उस समय क्यों ऐसा हो रहा था? हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाने के लिए। और ये बाल गंगाधर तिलक बहुत ही महत्वपूर्ण चेहरा थे दोस्तों। जब ये मरे थे 1 अगस्त को ये मरे थे और 1 अगस्त को आपको असहयोग आंदोलन भी स्टार्ट हुआ था। 1 अगस्त को ही असहयोग आंदोलन भी शुरू हुआ था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मेरा जो राइट हैंड है वो चला गया। राइट हैंड जो है
वो मेरा कट गया, मतलब चला गया। ये बाल गंगाधर तिलक के बारे में महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है दोस्तों, हालांकि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे दोस्तों, लेकिन फिर भी बाल गंगाधर तिलक तो गरम दल के नेता थे, ये तो हिंसा करना चाहते थे, फिर भी महात्मा गांधी जी ने इनको सपोर्ट किया। हालांकि महात्मा गांधी जी पर ऐसे ऐसे आरोप लगते रहे हैं दोस्तों। हाँ, महात्मा गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन जब महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे तो भारत छोड़ो आंदोलन जब 1942 में चल रहा था, तो आप ही बता दीजिए, महात्मा गांधी जी का एक नारा है भारत अंग्रेजों भारत छोड़ो। हाँ, और यहाँ पर करो या मरो, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था कि नहीं दिया था, बताइए। तो यहाँ पर गांधी जी हिंसात्मक नारा क्यों दिया दोस्तों, हिंसात्मक नारा क्यों दिया, तो हिंसा करने वाला बात हो गया कि करो या तो मरो। हाँ, तो महात्मा गांधी जी का एक नारा है। तो इस पर यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था दोस्तों कि जब महात्मा गांधी जो थे वो अहिंसा के पुजारी थे, तो फिर महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा क्यों दिया, ये हिंसात्मक नारा क्यों दिया। तो ये समय समय की बात है दोस्तों, होते रहता है वैसा। अगर महात्मा गांधी ऐसा नहीं करते तो देश आज़ाद नहीं होता, और आज़ादी में केवल महात्मा गांधी की भूमिका नहीं थी, बहुत सारे नेताओं ने अपना जान कुर्बान किया है दोस्तों। तो सबको नमन करना हम लोगों का कर्तव्य है, और सबको पूजा करना हम लोगों का कर्तव्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना हो गया आप लोगों को। चलिए, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो मैंने अभी बताया आप लोगों को, शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दोनों भाई थे, शौकत अली और प्लस मोहम्मद अली, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, ये हो गया। अच्छा, इसके साथ थोड़ा सा हम लोग करेंट का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे करंट में आप लोग को देख लीजिए कि यहाँ पे अभी फिलहाल में करंट का ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार 2024 दिया गया है। कौन सा पुरस्कार, तो ये है अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया है 2024 का, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें अर्जुन पुरस्कार टोटल 26 खिलाड़ियों को दिया गया है। ठीक है, तो इसमें बिहार के एकमात्र खिलाड़ी हैं दोस्तों, बिहार के एकमात्र खिलाड़ी हैं, इसीलिए ये महत्वपूर्ण बन जाता है। इसका एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। उसका नाम है नसरीन शेख। ये कौन है, नसरीन शेख। ठीक है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। ये खो खो की खिलाड़ी है, खो खो खेल एक होता है दोस्तों, उसकी ये खिलाड़ी है नसरीन शेख, इन्हीं को अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाएगा, इसको एकदम नसरीन शेख को आप लोग को ध्यान रखना है। अगर पूछ देगा कि क्रिकेट में किसको मिला, क्रिकेट में किसको मिला था अर्जुन पुरस्कार, तो मात्र एक ही खिलाड़ी को मिला है, वो मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए। हाँ, ये आप लोग से क्वेश्चन पूछ सकता है। और एक करेंट अफेयर का क्वेश्चन और आपसे क्या पूछ सकता है, तो बिंदेश्वरी पाठक, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। बिंदेश्वरी पाठक ये कौन थे दोस्तों, जानते हैं? जो आप लोग शौचालय देख रहे हैं, आप लोग सुलभ शौचालय आप लोग देख रहे हैं, इसका जो ट्रेंड चला है सुलभ शौचालय का, तो ये बिंदेश्वरी पाठक का ही दिन है दोस्तों, इसीलिए ये महत्वपूर्ण चेहरा हो जाते हैं। इनको पद्म विभूषण दिया गया है, पद्म विभूषण। ये भारत का जो पद्म विभूषण पुरस्कार है, ये भारत का सेकेंड हाईएस्ट पुरस्कार है दोस्तों। फर्स्ट हाईएस्ट कौन है, तो भारत रत्न। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये भारत रत्न कब स्टार्ट हुआ था देना, 1954 में शुरू हुआ था। ठीक है, और पद्म विभूषण ये सेकेंड हाईएस्ट पुरस्कार है। ये किसको गया है, बिंदेश्वरी पाठक को। अगर पूछ सकता है कि बिंदेश्वरी पाठक कौन थे, तो ये सामाजिक कार्यकर्ता हो जाएंगे, सामाजिक कार्यकर्ता। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, बिंदेश्वरी पाठक को आप लोग को भूलना नहीं है। अच्छा, इसमें अभी ये पूछ सकता है आप लोगों से कि गणतंत्र दिवस 2024 में जो ये थे, कौन आए थे गणतंत्र दिवस पे, जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे, तो ये इमैनुअल मैक्रोन, ये जो फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं, कौन है दोस्तों, इमैनुअल मैक्रोन।
ठीक है, ये जो थे ये गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे 2024 में, तो इनको भी आप लोगों को ध्यान रखना है अभी। ठीक है, चलिए ये हो गया आप लोगों को। अच्छा, एक और चीज़ पूछेगा कि इस समय राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 किसको दिया गया? बिहार से राष्ट्रीय जो बाल पुरस्कार है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, इसके बारे में आप लोगों को देख लेना है। बाल पुरस्कार किसको दिया गया? तो बिहार से इसमें दिया गया था किसको? मोहम्मद हुसैन को। मोहम्मद हुसैन को दिया गया। ये टोटल 19 बच्चे को दिया गया है। ठीक है, 19 बच्चे को दिया गया है, उसमें से बिहार के एकमात्र लड़का है मोहम्मद हुसैन। इसको बिहार में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इसको दिया गया है 2024 का। ठीक है, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए ये हो गया दोस्तों। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीच बीच में हम लोग करेंट अफेयर का भी क्वेश्चन देखते रहेंगे। नेक्स्ट है कि किस अधिवेशन में खिलाफत और असहयोग आंदोलन का संयुक्त प्रस्ताव महात्मा गांधी ने रखा था? अच्छा देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है। यहाँ पे एक खिलाफत आंदोलन है और एक असहयोग आंदोलन है। तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन का संयुक्त प्रस्ताव जो है महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन में रखा था? तो यहाँ पे कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था। कलकत्ता अधिवेशन 1920 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, हाँ ये विशेष अधिवेशन था। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने ये प्रस्ताव रखा था। महात्मा गांधी जी ने खुद से ये प्रस्ताव रखा। तो जब प्रस्ताव रखा महात्मा गांधी जी ने, तो इनके प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया। हाँ, ये असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव महात्मा गांधी जी ने रखा था, लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। और इसी अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो लाल बाल पाल में से एक जन थे, लाला लाजपत राय। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है कि लाल बाल पाल में से किसे एक नेता कांग्रेस के अध्यक्ष बनाया गया है, बाकी 2 जन को नहीं बनाया गया था। हाँ, तो यही लाला लाजपत राय जी को चांस मिल गया था दोस्तों 1920 के विशेष अधिवेशन में, और इसी में महात्मा गांधी जी ने प्रस्ताव रखा था, लेकिन ये फेल हो गया। तब जाकर के खुद चित्तरंजन दास, जिसको कहा जाता है सीआर दास, चित्तरंजन दास को सीआर दास कहा जाता है, इन्होंने नागपुर अधिवेशन हुआ था। नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में ही हुआ था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे वी राघवाचारी इसके अध्यक्ष थे, बी राघवाचारी। उसमें जाके जब चित्तरंजन दास जी ने ये प्रस्ताव रखा कि नहीं, महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन चलाना दिया जाए, तब जाकर के ये प्रस्ताव पारित हो गया दोस्तों। तो सोचिए 1920 के समय में महात्मा गांधी जी से बड़े नेता थे सीआर दास जी। ये सीआर दास की मृत्यु हो जाती है 1925 में दोस्तों। 1925 में जाकर के इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इन्होंने ही क्या किया था? स्वराज पार्टी का गठन किया था। स्वराज पार्टी का गठन इन्होंने ही किया था। ठीक है, तो ये सीआर दास जी 25 में ही मर जाते हैं। तो स्वराज पार्टी 25 में जाते जाते ख़त्म हो जाती है दोस्तों इनके मरने के बाद, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चेहरा यही थे उस समय स्वराज पार्टी के लिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग, वीडियो तो काफ़ी लंबा हो जा रहा है दोस्तों, तो अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे आप लोगों को इससे संसाधन विकास और बाकी ज्योग्राफी का क्वेश्चन कुछ देखने वाले हैं। तो इधर थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं, अगला वीडियो में हम लोग देख लेंगे ये सारा क्वेश्चन। बहुत सारा क्वेश्चन है दोस्तों, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को उसका ला दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं और खनिज और ऊर्जा संसाधन से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको। अच्छा देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आप लोगों को कि कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो कच्चा माल कहाँ से आता है दोस्तों? कृषि से आता है या नहीं तो खनिज से आता है। तो इसीलिए इसको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है कृषि आधारित और दूसरा है खनिज आधारित। उद्योग किस पर चलेगा? खनिज पर ही चलेगा, नहीं तो कृषि पर चलेगा। खनिज आधारित तो
इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, पहला और दूसरा यहाँ पे मैं यहाँ पे नोट कर दिया हूँ। ये पहला कृषि आधारित हो जाएगा और दूसरा खनिज आधारित, मतलब कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर ये पूछेगा, तो दो भागों में डिवाइड किया गया है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है आपको कि स्वामित्व के आधार पर, देखिए ये क्वेश्चन टीआरई 3.0 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। टीआरई 3.0 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो इसमें 4 भाग है। स्वामित्व मतलब मालिकाना, मतलब अगर मान लीजिए कि ये कोई कंपनी है तो इस कंपनी का कौन कौन मालिक हो सकता है दोस्तों। या तो इसमें कंपनी का कोई निजी अपना, मान लीजिए कि हम ही हैं तो हमने एक कंपनी अपने खुद के बल पे खोला, तो उसको क्या हम बोलेंगे कि अपना निजी क्षेत्र का कंपनी है, निजी क्षेत्र का कंपनी है, क्योंकि उस पर पूरा अधिकार मेरा है। इस कंपनी को सरकार खोल सकती है, सरकारी उसको बोला जाएगा, या सार्वजनिक बोला जाएगा। सार्वजनिक जिस पे सभी का अधिकार है, सार्वजनिक, ठीक है, तो उसको सार्वजनिक बोला जाएगा। संयुक्त क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र मतलब कि सरकार भी खोल सकती है और प्लस में उसमें कोई निजी क्षेत्र भी खोल सकता है, निजी आदमी भी, जो प्राइवेट आदमी है वो भी मिल करके खोल दे। या एक सहकारी होता है, सहकारी आप लोग देखे होंगे दोस्तों, बिहार में अगर आप लोग बिहार से होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पे जो दूध का उत्पादन होता है, वो दूध का उत्पादन प्लस बिक्री, यह सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत क्यों आता है? क्योंकि ये किसानों के सहयोग से चलता है दोस्तों। इसमें सहकारी का मतलब ये है कि जो घाटा और नाफा होगा, उसमें अगर घाटा होगा तो सबका घाटा होगा, मतलब जो प्राइवेट आदमी है उसका भी घाटा होगा, किसानों का भी घाटा होगा। अगर फ़ायदा होगा तो सबके लिए फ़ायदा होगा, उसको सहकारी क्षेत्र हम लोग बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो सार्वजनिक क्षेत्र अगर पूछा है कि सार्वजनिक क्षेत्र का जो कंपनी है वो कौन सी कंपनी है दोस्तों, ठीक है, तो इसमें आप लोग ये ध्यान रखिए, अगर सार्वजनिक क्षेत्र का पूछ दिया तो ये भेल है और सेल, ये दोनों भेल और सेल जो हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र का। निजी क्षेत्र तो आप लोग जानते होंगे कि जैसे टाटा है, बजाज है, रिलायंस है, ये कैसा कंपनी है आप लोगों को, निजी क्षेत्र का है। संयुक्त क्षेत्र का ये याद रखिएगा दोस्तों, ये ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है ये संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है। इसमें निजी क्षेत्र भी अस्तित्व है। जैसे आप लोग देखे होंगे बिहार में हम लोग चालू करते हैं ये गैस का जो बिजनेस है, हाँ, तो पेट्रोलियम का बिजनेस जो है, जैसे आप लोग देखे होंगे पेट्रोल पंप है, ये सब सरकार और पब्लिक दोनों के बस पर, मतलब संयुक्त क्षेत्र का कहा जाएगा। जो देखे होंगे आप लोग पेट्रोल पंप है वो प्राइवेट है, लेकिन जहाँ से तेल आ रहा है वो सरकारी चीज़ है, ठीक है। तो सरकार और जो ये है दोनों मिल करके इसको बनाया है, इसीलिए ऑल इंडिया लिमिटेड को हम लोग बोलते हैं संयुक्त क्षेत्र। सहकारी क्षेत्र में आप लोग को जैसे आ गया चीनी क्षेत्र, दूध का क्षेत्र हो गया, हाँ, ये सब क्षेत्र है, ये सहकारी क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि देश का एकमात्र कौन सा उद्योग है, देश का एकमात्र उद्योग जो कच्चे माल तथा सभी दृष्टि से आत्मनिर्भर है। तो यहाँ पे देखिए, ये सूती वस्त्र उद्योग, या इसको कहिए वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग। ये जो वस्त्र, इंडिया का जो वस्त्र उद्योग है अपना इंडिया का, भारत का, ये मतलब आत्मनिर्भर है दोस्तों। आत्मनिर्भर कहने का मतलब है कि जो कच्चा माल जिससे वस्त्र तैयार होता है वो भी इंडिया में उत्पादन होता है उसका, और एक्सपोर्ट भी, इंपोर्ट कुछ होता नहीं है, दूसरे पर हम लोग निर्भर नहीं है, एक्सपोर्ट हम लोग विदेशों में भी करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं, किसी देश पर हम लोग निर्भर नहीं है। जैसे पेट्रोलियम हो गया, तो पेट्रोल तो हम लोग बाहर से मंगाते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि पेट्रोलियम में हम लोग आत्मनिर्भर नहीं है, लेकिन सूती वस्त्र और वस्त्र उद्योग में हम लोग आत्मनिर्भर हैं। यहाँ पे देखिए सूती वस्त्र के बारे में क्या क्या दिया गया है। सूती वस्त्र उद्योग सबसे पहले अगर पूछेगा कि कब स्थापित किया गया था, तो 1854 में स्थापित किया गया था। ये पहली बार मुंबई में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, सूती वस्त्र का जो राजधानी है उसको कैपिटल कहा जाता है। सूती वस्त्र का कैपिटल कहाँ है, तो ये मुंबई है।
ये सबसे पहले वहीं पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा अगर पूछ दे कि रोजगार देने वाला कौन सा उद्योग है, तो सूती वस्त्र उद्योग है, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा जो है रोजगार आदमी इसी में ज़्यादा खट रहा है, ठीक है। भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये हो जाएगा आपको मुंबई, मुंबई, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला पटसन उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये पटसन उद्योग अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में दोस्तों। इसका आपको आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये पटसन का अभी भी सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो पश्चिम बंगाल ही है, ठीक है। और इसी उद्योग के बारे में पूछता है कि कौन ऐसा इंडिया का उद्योग था जो आज़ादी के बाद यानी कि 1947 के बाद पूरी तरह से बिखर गया था दोस्तों, बिखर गया था। क्यों बिखर गया था, क्योंकि देखिए जब भारत का बंटवारा हुआ दोस्तों, तो ये पश्चिम बंगाल का भी बंटवारा हो गया था। इधर ये उस समय उसको पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था, जो अभी बांग्लादेश है उसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, पूर्वी पाकिस्तान। और इधर जो है वो पश्चिम बंगाल कहलाता है दोस्तों, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो जो कच्चा माल आता था वो ये बंगाल के इस क्षेत्र से आता था, और जो उद्योग था वो कलकत्ता शहर इधर पड़ता था। तो जब बंटवारा हो गया तो कच्चा माल इधर से आता ही नहीं था, इसलिए उद्योग जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया था दोस्तों, मतलब बर्बाद हो गया था। तो ये अगर इसका तो सही आंसर जान लिया आप लोग, लेकिन इसका अगर आंसर पूछेगा कि पटसन उद्योग कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको रिसरा। रिसरा जो है एक जगह है कलकत्ता में, वहीं पे स्थापित किया गया था। कलकत्ता आप लोग अगर गए होंगे तो कलकत्ता स्टेशन जो हावड़ा स्टेशन है उससे पहले ये रिसड़ा स्टेशन पड़ता है दोस्तों। वहाँ पर देखेंगे कि बड़ी बड़ी अभी भी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई देगी आपको, वो सब जो था वो पटसन उद्योग का कारखाना था, ठीक है। तो ये कलकत्ता हो जाएगा इसका सही आंसर, रिसड़ा कलकत्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि चीनी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो अगर उत्पादन में पूछेगा दोस्तों तो भारत का स्थान सेकंड है या द्वितीय है, ठीक है। चीनी उत्पादन में द्वितीय है। अगर प्रथम स्थान पूछ देगा कि प्रथम स्थान किस देश का है, तो ये चीन हो जाएगा दोस्तों, चीन का प्रथम स्थान है। पिछले कुछ वर्षों में चीनी मिलों की संख्या में किस राज्य में बढ़ोतरी हुई है। तो ये जो महाराष्ट्र है दोस्तों, महाराष्ट्र में चीनी मिल काफ़ी संख्या में अभी स्थापित किया जा रहा है। ये बीपीएससी भी क्वेश्चन इसको पूछ चुका है, ये शायद आपको 68वीं बीपीएससी का आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, कि महाराष्ट्र में चीनी मिल की संख्या बढ़ रही है। ये क्वेश्चन क्यों पूछ दिया था, क्योंकि चीनी मिलों की जो 80% जो संख्या है, चीनी मिल की 80% जो संख्या है वो यूपी और बिहार में है दोस्तों। यूपी प्लस बिहार में सबसे ज़्यादा है, हाँ। लेकिन अभी महाराष्ट्र में चीनी मिल की संख्या बढ़ोतरी हुई है, इसीलिए क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछ डाला था। चीनी मिलों की संख्या किस राज्य में सर्वाधिक है। तो अभी आप लोगों को बोला कि यहाँ पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा, अभी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चीनी मिलों की संख्या है, ठीक है। तो इसका आंसर मिल गया आप लोगों को। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। चलिए हम लोग वीडियो को लास्ट करते हैं, और अगला वीडियो जो क्वेश्चन छूटा हुआ है उस सारा क्वेश्चन को अगला वीडियो में मैं लाऊंगा, तो अगला वीडियो आप लोग देखना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचेगा, ठीक है दोस्तों। आइकन को आप लोग प्रेस कर दीजिए, ओके। चलिए थैंक यू दोस्तों।